नमस्कार, हिंदी लैंग्वेज क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो संधि के दूसरे भाग संधि और उसके भेदों पर आधारित है। इस वीडियो द्वारा हम संधि के 3 प्रमुख भेद स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। संधि के पहले भाग में हमने संधि शब्द का अर्थ, इसकी परिभाषा, उदाहरण एवं संधि विच्छेद के अर्थ के बारे में जाना था। पहले भाग को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें। लेकिन इससे पहले आप सभी चैनल के सभी वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और विषय को समझते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, यानी दो शब्दों के मिलने पर या दो शब्दों के जोड़ने पर जब एक नया शब्द बनता है, उस प्रक्रिया को ही हिंदी व्याकरण में संधि कहते हैं। यदि इसकी परिभाषा दी जाए तो हम कह सकते हैं कि दो शब्दों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि को मुख्य रूप से 3 भेदों में बांटा गया है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम पहले भेद स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि को जानने से पहले इसके नाम के अर्थ को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो स्वर संधि में स्वर का अर्थ वर्णमाला के उन वर्णों से है जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, या जिन वर्णों के उच्चारण में हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी होती है। तो वर्णमाला में अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ ऐसे 11 वर्ण हैं जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, या जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है। तो इन वर्णों को ही स्वर कहते हैं। और स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। तो यदि हम इसकी परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं स्वर से मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि को मुख्य रूप से 5 भेदों में बांटा गया है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इन सभी भेदों के अपने अपने नियम हैं। तो आइए इसे हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। दीर्घ संधि को समझने से पहले स्वर के भेदों को जान लेना अति आवश्यक है। तो स्वर को मुख्य रूप से 3 भेदों में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम जानते हैं कि इनका क्या अर्थ है। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं या वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे कि अ, ई, उ, री। तो ये ऐसे 4 वर्ण हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लग रहा है। और दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना अधिक समय लगता है, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये कुल मिलाकर 7 वर्ण है और इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लग रहा है। और प्लुत स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। और इसके लिए इसके चिन्ह के रूप में हम हिंदी के 3 अंक का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ओम। तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लग रहा है। जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमें 3 गुना अधिक समय लगता है। और इनका बहुलता से प्रयोग संस्कृत भाषा में देखने को मिलता है। तो अब हम आगे जानते हैं कि दीर्घ संधि क्या है। तो दीर्घ संधि वे संधि कहलाते हैं जहां पर अ, आ स्वर के पश्चात यदि समान वर्ण अ आए
तो वह मिलकर दीर्घ स्वर यानी कि आ बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि ई और ई स्वर के पश्चात समान वर्ण ई और ई आए तो वह मिलकर ई बन जाएगा यानी दीर्घ स्वर बन जाएगा। और ऊ के पश्चात यदि ऊ आ जाए तो वह भी मिलकर दीर्घ स्वर ऊ बन जाएगा। तो इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। तो आइए कुछ उदाहरणों द्वारा हम इसे समझने की चेष्टा करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ दो शब्द है, सार और अंश। इन दोनों का मेल होने पर एक नया शब्द बनता है, सारांश। तो अब हम समझेंगे कि किस प्रकार से इन दोनों शब्दों के मेल से एक नया शब्द सारांश बन रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पहला शब्द जो है वह है सार और इसका अंतिम वर्ण है र। र के साथ अ की ध्वनि आ रही है, इसीलिए हम यहाँ पर अ लिखेंगे। और दूसरा शब्द जो है वो है अंश। तो अंश का जो प्रथम वर्ण है, यह जो प्रथम अक्षर है वो है अ, तो उसे भी हम लिखेंगे, अ को यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार से अ और अ के मेल से आ बन जा रहा है या आ की ध्वनि आ रही है। तो इस प्रकार से एक नया शब्द बन रहा है, सारांश। तो संधि में हमेशा ही प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण से जो ध्वनि आती है उसका मेल दूसरे शब्द के पहले वर्ण से होता है और इस प्रकार से एक नया शब्द बनता है। यही नियम बाकी के शब्दों पर भी लागू होगा। तो आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण क्या है। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण है सूर्यास्त। तो ये दो शब्दों के मेल से बना है, सूर्य और अस्त। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला शब्द जो सूर्य है इसका अंतिम वर्ण है य। य के साथ अ की ध्वनि आ रही है। और दूसरा शब्द है अस्त। तो अस्त में पहला वर्ण है अ। तो अ और अ के मिलने पर आ की ध्वनि बनती है या आ बन जाता है। तो इस प्रकार से दोनों का मेल होता है और दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, सूर्यास्त। तो इसी प्रकार से दीर्घ संधि के बाकी के भी नियम है। तो यहाँ देखिए, अ और आ के मेल होने पर आ बन जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण होगा, न्याय जमा आलय न्यायालय, भोजन जमा आलय भोजनालय। इसी प्रकार से आ और अ का जब मेल होता है तो आ बनता है, रेखा जमा अंकित रेखांकित, सीमा जमा अंकन सीमांकन। आ और आ का जब मेल होता है तो आ बनता है, महा जमा आत्मा महात्मा, विद्या जमा आलय विद्यालय। तो इसी प्रकार से दीर्घ संधि में बाकी के भी नियम है, जैसे कि ई के मिलने पर ई हो जाता है यानी ये दीर्घ हो जाता है और इसकी जो ध्वनि है ये दुगने समय के लिए इसका हम उच्चारण करते हैं। तो इसी प्रकार से बाकी के भी नियम है। अब हमारा दूसरा जो संधि है उसे हम गुण संधि कहते हैं। और गुण संधि में हमेशा अ आ स्वर के आगे ई अथवा ई स्वर आता है तो ए बन जाता है। और जब अ आ स्वर के आगे उ अथवा उ आता है तो दोनों मिलकर ओ बन जाता है। और अ आ स्वर के आगे यदि वी स्वर आता है तो दोनों मिलकर अर बन जाता है। तो संधि में नियमों को याद रखना बहुत ही आवश्यक है। बिना नियम के हम संधि को पहचान ही नहीं सकते। तो इन नियमों से ही हम संधि करते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे कि अ और ई का मेल हो रहा है तो ए बन रहा है। उदाहरण है धर्म जमा इंद्र, तो ये मिलकर बन रहा है धर्मेंद्र। राज जमा इंद्र, तो राजेंद्र। अ के साथ जब हम ई मिलाते हैं तो वो ए बनता है। तो यहाँ देखिए, दीन है पहला शब्द और दूसरा शब्द है ईश। तो यहाँ नौ के साथ अ की ध्वनि आ रही है और जो दूसरा शब्द है ईश उसका प्रथम अक्षर है ई।
तो दोनों को हम मिलाएंगे और दोनों मिलकर ए बन जाएगा। तो यहाँ पर बन गया दिनेश। इसी प्रकार से बाकी के भी उदाहरण है। गण जमा ईश गणेश, महा जमा इंद्र महेंद्र, रमा जमा इंद्र रमेंद्र, राजा जमा ईश राजेश, महा जमा ईश्वर महेश्वर। तो इस प्रकार के बाकी के भी उदाहरण होंगे। सूर्य जमा उदय सूर्योदय, वीर जमा उचित वीरोचित, नव जमा उड़ा नवोढ़ा, जल जमा उर्मी जलोर्मी, महा जमा उत्सव महोत्सव, गंगा जमा उदक गंगोदक, दया जमा उर्मी दयोर्मी, देव जमा ऋषि देवर्षि। तो देखिए यहाँ पर और री का जो मेल हो रहा है तो ये अर बन जा रहा है। तो यहाँ पहला शब्द है देव, देव का अंतिम अक्षर है व के साथ अ की ध्वनि है। और दूसरा शब्द है ऋषि, तो ऋषि का प्रथम अक्षर है री। तो यहाँ पर जब हम मिलाते हैं या जब मेल करते हैं तो अर ये बनेगा, तो यहाँ बनेगा देवर्षि। इसी प्रकार से महा जमा ऋषि महर्षि। स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जब अ स्वर के आगे ए अथवा ए स्वर आ जाए तो ये ए हो जाता है, और अ अथवा आ स्वर के आगे यदि ओ या औ स्वर आ जाए तो औ हो जाता है, और इसे ही वृद्धि संधि कहते हैं। तो इसके उदाहरण इस प्रकार से है, जैसे लोक जमा एशना लोकेशना, एक जमा एक एक एक, मत जमा ऐक्य मतेक्य, सदा जमा एव सदैव, राजा जमा ईश राजेश, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य। इसी प्रकार के बाकी के भी उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर और ओ का मेल हो रहा है तो औ बन रहा है। परम जमा ओज परमोज, परम जमा औषध परमौषध, महा जमा ओजस्वी महोजस्वी, महा जमा औसत महोसत। तो इस प्रकार से इन नियमों के द्वारा संधि हो रहा है। स्वर संधि का चौथा भेद है यण संधि। यण संधि में ह्रस्व या दीर्घ स्वर जो कि ई उ अथवा री के आगे यदि कोई असमान स्वर आ जाए तो ये य व और र हो जाता है, और इसे यण संधि कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ देखिए ई के बाद यदि अ आ जाता है तो ये य बन जाता है। तो अति जमा अधिक अत्यधिक। तो इस प्रकार से बाकी के भी उदाहरण है। नदी जमा अर्पण नद्यर्पण, परि जमा आवरण पर्यावरण, देवी जमा आगम देव्यागम, प्रति जमा उपकार प्रत्युपकार, नी जमा उन न्यून, प्रति जमा एक प्रत्येक, देवी जमा ऐश्वर्य देवेश्वर्य, सु जमा अच्छ स्वच्छ, सु जमा आगत स्वागत। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से नियमों के अनुसार संधि हो रहा है। संधि का पांचवा भेद है, स्वर संधि का पांचवा भेद है अयादि संधि। तो यहाँ पर ए ऐ ओ तथा ओ के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो ये आए आए आव आव आवी तथा आबू हो जाता है। तो यहाँ देखिए ए और औ के मेल से अय हो जाएगा, ने जमा अन नयन। तो अयादि संधि में मुख्य रूप से अगर इन्हें पहचानना है तो 3 अक्षर वाले जो शब्द होते हैं ये मुख्य रूप से अयादि संधि के होते हैं। संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन का अर्थ वर्णमाला के उन 33 वर्णों से है जिनका उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं। तो व्यंजन संधि में व्यंजन के आगे यदि स्वर या व्यंजन आए तो उनके मिलने पर एक विकार या परिवर्तन होता है,
और उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ दो शब्द है, दिक और अंबर। इन दोनों के मिलने पर एक नया शब्द बन रहा है, दिगंबर। तो यहाँ पर जो पहला शब्द है दिक, इसका अंतिम अक्षर है आधा क, या ये है आपका व्यंजन वर्ण। और दूसरा शब्द है अंबर, इसका प्रथम अक्षर है अ। तो जब व्यंजन वर्ण क के साथ अ का मेल होता है तो ये ग बन जाता है। तो इस प्रकार से एक नया शब्द बनाता है दिगंबर। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दूसरा उदाहरण है सत जमा जन। तो इन दोनों के मिलने पर बनता है सज्जन। तो यहाँ प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर है त, जो कि व्यंजन वर्ण है। और दूसरा शब्द है जन। जन का प्रथम अक्षर या प्रथम वर्ण है ज। तो आधा त और ज मिलकर आधा ज और ज बना रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक नया शब्द बन रहा है सज्जन। संधि का तीसरा प्रमुख भेद है विसर्ग संधि। विसर्ग, जिसको आप अंग्रेजी में कॉलन के रूप में भी जिसका आप प्रयोग करते हैं, इसके पश्चात यदि स्वर या व्यंजन आए तो एक विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है और उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि नमः जमा कार, तो ये मिलकर बन गया नमस्कार। इसी प्रकार से नि जमा चल, निश्चल। नि जमा जन, निर्जन। दु जमा गुण, दुर्गुण। तो यहाँ पर इन दोनों भेदों को हम बाद में और भी विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह विसर्ग संधि है। संधि को पहचानने के लिए हम कुछ आसान तरीकों का इस्तेमाल करते हैं या कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसके अनुसार हम संधि को पहचानते हैं। तो मान लीजिए यदि आपको दीर्घ संधि को पहचानना है तो जितने भी शब्द बड़ी मात्रा वाले हैं वे सभी दीर्घ संधि के उदाहरण होंगे या दीर्घ संधि वाले शब्द होंगे। जैसे भानुदय, महात्मा, देवालय। तो देखिए यहाँ पर जितने भी शब्द हैं इन सभी शब्दों में बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इस प्रकार के शब्द दीर्घ संधि के होंगे। गुण संधि में एक मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे महेंद्र, नरेश, महोदय। तो ये सारे शब्द एक मात्रा वाले हैं और ये सभी गुण संधि के उदाहरण होंगे। इसी प्रकार से वृद्धि संधि में दो मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि एक एक, सदैव, महोज। तो ये सभी वृद्धि संधि के उदाहरण होंगे। यण संधि में य व र के पहले यदि आधा अक्षर है तो ये आपके यण संधि के उदाहरण होंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर पहला शब्द है स्वागत, तो यहाँ पर व से पहले आधा स है, इसीलिए यह यण संधि का उदाहरण होगा। इसी प्रकार से इत्यादि, तो यहाँ देखिए य से पहले आधा त है, ये आधा त है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि यह यण संधि का उदाहरण है। अयादि संधि में ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं आती और इसके जो अधिकतम शब्द होते हैं वे 3 अक्षर वाले होते हैं, जैसे कि पवन, नयन, धावक, नायक। तो ये जितने भी 3 अक्षर वाले शब्द हैं ये अयादि संधि के उदाहरण होंगे। इसी प्रकार से विसर्ग संधि में अगर आपको इसको पहचानना है तो विसर्ग संधि में आपको पता है ये जो विसर्ग है जिसे हम कॉलन कहते हैं ये हमेशा आधा श, स में बदल जाता है और कहीं कहीं ओ की मात्रा और रेफ का भी प्रयोग मिलता है, जैसे कि निश्चल, दुस्तर। तो ये सभी विसर्ग संधि के उदाहरण होंगे। तो आज का हमारा वीडियो संधि के भेदों पर आधारित था। इसमें हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि किसी विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वह भी लिखें। साथ ही चैनल के सभी वीडियो को लाइक
और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल की वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।